नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल। ज्ञान समग्र चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जूझ पाठ के सारांश के बारे में देखा, जो कि कक्षा 12वीं एनसीईआरटी हिंदी आधार पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए प्रस्तावित है। इस कथा में हमने देखा कि किस प्रकार एक संघर्षशील बालक अपने भविष्य के प्रति कितना सतर्क है, जिसके माता पिता उसे नहीं पढ़ाना चाहते हैं, इसके बावजूद भी वह पढ़ने के लिए संघर्ष करता है और अपने निरंतर संघर्ष के बाद धीरे धीरे सफलता प्राप्त करता है। अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान और लगन के बदौलत वह आगे चल कर के एक सफल साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित होता है। तो इसी पाठ का आज हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आइए वीडियो को आरंभ करते हैं और देखते हैं इस पाठ का प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथा नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। तो इस प्रश्न में आपको ध्यान देना है कि इस कथा के उन बातों को आपको बताना है, इस कहानी के उन बिंदुओं को आपको स्पर्श करना है, अपने उत्तर में लिखना है जो कथा नायक यानी लेखक की किसी चारित्रिक विशेषता को उजागर करें। जबकि आपको पता है कि कथा का शीर्षक ही है जूझ, तो इसका मतलब है जूझ का अर्थ होता है संघर्षशील। तो किन किन बातों से पता चलता है कि कहानी का जो नायक है, जो लेखक है, वो संघर्षशील है, उन बातों का वो उल्लेख करना है अपने उत्तर में। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। जूझ का साधारण अर्थ है जूझना, अर्थात संघर्ष करना। यह उपन्यास अपने नाम की सार्थकता को सिद्ध करता है। उपन्यास का कथानायक भी जीवन भर स्वयं से और अपनी परिस्थितियों से जूझता रहता है। यह शीर्षक कथानायक के संघर्षशील स्वभाव का परिचय देता है। कथानायक यानी लेखक बचपन से ही अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष करता है। इसके लिए पिता की तमाम शर्तें मानता है और विद्यालय में भी कई संघर्षों का सामना करता है। वह संघर्ष करने के लिए मजबूर है, लेकिन उसका यह संघर्ष ही उसे एक दिन पढ़ा लिखा इंसान बना देता है। यद्यपि परिस्थितियां उसके विरुद्ध होती हैं, तथापि वह अपने आत्मविश्वास के बल पर इस प्रकार की परिस्थितियों से जूझने में सफल हो जाता है। वास्तव में कथानायक की संघर्षशीलता ही उसकी चारित्रिक विशेषता है। उपन्यास के शीर्षक से यही केंद्रीय विशेषता उजागर होती है और संघर्ष की यह केंद्रीय विशेषता ही इस पूरे कथा की मूल विषय वस्तु है। साथ में इस कथा नायक के स्वभाव को भी वर्णित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे कि जो मास्टर सौंदलगेकर थे, उनसे ज़्यादा प्रभावित हुआ लेखक, क्योंकि वो मराठी पढ़ाते थे और कविता पढ़ाते समय बहुत ही रुचिपूर्वक वो पढ़ाते थे कविता को, गा करके, हाव भाव के साथ, छंद के साथ, और साथ में अपनी कविताएं भी सुनाते थे। इतना ही नहीं, पाठ में जो निर्धारित कविताएं थी उसके अतिरिक्त अन्य कवियों की कविताएं भी सुनाते थे, उनके संस्मरण सुनाते थे। तो इन तमाम सारी चीज़ों के कारण लेखक जो है मास्टर सौंदलगेकर से बहुत अधिक प्रभावित होता है और उनके प्रभाव में आकर के कविता लिखना शुरू करता है। मास्टर साहब उसकी कविताओं को देखते हैं, उसमें गलतियां बताते हैं, उसमें सुधार करते हैं और कविता के नियम बताते हैं और अधिक प्रेरित करते हैं उसे कविता लिखने के लिए। तो इन्हीं बातों को आप अपने उत्तर में जगह देंगे। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। लेखक की पाठशाला में मराठी भाषा के अध्यापक न. सौंदलगेकर थे। वे कविता पढ़ाते समय उसे लय, छंद, गति, यति, आरोह, अवरोह और हाव भाव के साथ गाते थे। वे अन्य कवियों की कविताओं के साथ साथ अपनी कविताएं भी सुनाते थे, कवियों के संस्मरण सुनाते थे। लेखक उनसे बहुत प्रभावित हुआ। इससे पहले उसे कवि दूसरे लोक के जीव मालूम पड़ते थे। इसके बाद लेखक को यह विश्वास हुआ कि कवि भी उसी की तरह आदमी होते हैं। एक बार उसने देखा कि उसके अध्यापक ने अपने घर की मालती लता पर ही कविता लिख दी है। उस मालती लता को लेखक ने भी देखा था। तब उसे लगने लगा
कि वह भी अपने आसपास की चीज़ों, अपने आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकता है। इस प्रकार उसके मन में स्वयं कविता रच लेने का एक आत्मविश्वास पैदा हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। इसी प्रश्न को दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है कि सौंदलगेकर के व्यक्तित्व के आधार पर बताइए कि किसी अध्यापक के लिए आवश्यक जीवन मूल्य कौन से होते हैं, या किसी अध्यापक के लिए आवश्यक जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालिए। आवश्यक जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालने से मतलब है कि एक अच्छे अध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए या उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है, आप मास्टर सौंदलगेकर के गुणों की चर्चा करेंगे अपने उत्तर में, तो इससे दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मास्टर सौंदलगेकर के पढ़ाने की जो शैली थी, उसी शैली से लेखक जो है कविता रचने के लिए प्रभावित हुआ और या कविता में उसकी रुचि बढ़ी। और जो मास्टर सौंदलगेकर की पढ़ाने की शैली है और जो उनका तौर तरीका है बच्चों के साथ व्यवहार करने का, वही एक अच्छे अध्यापक के गुण होने चाहिए, एक अच्छे अध्यापक के जीवन मूल्य होने चाहिए। तो उन्हीं चीज़ों की चर्चा करेंगे और अंत में, उत्तर के अंत में आप ये बताएंगे कि यही एक अच्छे अध्यापक के लक्षण होते हैं, या एक अच्छे अध्यापक के गुण ऐसे ही होने चाहिए। या अगर आप पहला प्रश्न पूछा जाता है कि किस स्वभाव ने कविता की रुचि जगाई लेखक में, तो आप बताएंगे कि इन्हीं विशेषताओं ने, या मास्टर सौंदलगेकर की इन्हीं विशेषताओं ने लेखक में कविता के प्रति रुचि जगाई। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। श्री सौंदलगेकर मराठी भाषा के अध्यापक थे। वे मराठी भाषा का अध्यापन बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से करते थे। उनके पढ़ाने का तरीका सबसे अलग था। वे कविता पढ़ाते समय उसे लय, छंद, गति, यति, आरोह, अवरोह और हाव भाव के साथ गाते थे। साथ में भावपूर्ण अभिनय भी करते थे। वे अन्य कवियों की कविताओं के साथ साथ अपनी कविताएं भी सुनाते थे। कवियों के संस्मरण सुनाते थे। लेखक जब कभी अपनी कोई कविता उन्हें दिखाता तो वे उसकी गलतियां सुधारते और प्रेरित भी करते। उनकी इन विशेषताओं ने लेखक के मन में कविता के प्रति रुचि जगाई। एक सच्चे अध्यापक में ऐसे ही गुण होने चाहिए जिससे वह अपने छात्रों में निहित प्रतिभा को प्रेरित कर सके। ये रहा इसका उत्तर। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बार बार पूछा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को दूसरे तरीकों से भी पूछा जा सकता है कि कविता करने की आदत पड़ने के बाद लेखक में क्या क्या बदलाव आए, तो उसमें भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। या सीधे ऐसे पूछा जा सकता है कि कविता के प्रति जब लेखक में लगाव या रुचि पैदा हो गई तो उसके बाद लेखक खेत में काम करते समय जो अकेलापन महसूस होता था उसमें क्या बदलाव आया। तो इसको भी आप इसी उत्तर में समाहित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या बदलाव आया। जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा कि पहले जो है लेखक जब खेतों में काम करता था या भैंस चराता था या खेतों में पानी लगाता था तो अकेलेपन के कारण वो बोर हो जाता था। लेकिन जब से वो कविता करना सीख गया है और कविता गाना सीख गया है, तब से खेतों में काम करना उसको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि अब अकेले खेतों में काम करता है, वहाँ कोई तीसरा तो है नहीं, तो वो जोर जोर से कविता को गा सकता है, नए नए गाने के तरीके सीख सकता है। कई बार गाने में मगन हो जाता है और थुई थुई करके वो नाचने भी लगता है खेत में। अगर खेत में एकांत न हो, कोई और हो, तो इस तरह से जोर से वो गा नहीं सकता है, खुल करके नाच नहीं सकता है। तो अब उसको ये एकांत अच्छा लगने लगा, अकेलापन अच्छा लगने लगा, जब से उसका मन कविता रचने में और कविता गाने में, गुनगुनाने में लग गया तब से। तो इन्हीं बातों को अपने उत्तर में आप समाहित करेंगे। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक को ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। उसे ऐसा लगता था कि कोई न कोई हमेशा साथ में होना चाहिए। उसे किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। लेकिन कविता के प्रति लगाव के बाद
उसे अकेलेपन से ऊब नहीं होती। अब वह स्वयं से ही खेलना सीख गया। पहले की अपेक्षा अब उसे अकेला रहना अच्छा लगने लगा। इस स्थिति में वह ऊंची आवाज में कविता गा सकता था, अभिनय भी कर सकता था और थुई थुई करके नाच भी सकता था। इस तरह अब उसे अकेलापन आनंद देने लगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपके ख्याल में पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का रवैया सही था? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये एक तरह से वैल्यू बेस्ड या मूल्य आधारित प्रश्न है। आपको ये बताना है कि पढ़ाई के प्रति लेखक का जो नज़रिया था या दत्ताजी राव का जो नज़रिया था वो ज़्यादा बेहतर है या लेखक के पिता का नज़रिया था। तो सबसे पहले तो अपने उत्तर में ये बताना है कि दत्ताजी राव और लेखक का क्या नज़रिया था और लेखक के पिता का क्या नज़रिया था। ये आपको स्पष्ट करना है बड़े संक्षेप में। लेखक और दत्ताजी राव ये चाहते थे, ये सोचते थे कि पढ़ाई से ही आगे भविष्य है, क्योंकि खेती से होने वाली आमदनी दिन पर दिन कम हो रही है। जबकि लेखक के पिता का मानना था कि खेती करना ज़्यादा जरूरी है, पढ़ लिख करके कोई बहुत बड़ा कलेक्टर बनने वाला नहीं है। तो ये दो अलग अलग विचार थे। अब इसमें आपको ये बताना है कि किसके विचार अच्छे थे। तो जाहिर सी बात आपको लेखक और दत्ताजी राव के विचारों को उचित ठहराना है और उसी के पक्ष में तर्क देना है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया बिल्कुल सही था, क्योंकि लेखक को पढ़ने की इच्छा थी जिसे दत्ताजी राव ने सही पहचाना। उसकी प्रतिभा के बारे में दत्ताजी ने पूरी तरह जान लिया था। वैसे भी लेखक को पढ़ाने के पीछे दत्ताजी राव का कोई स्वार्थ नहीं था, जबकि लेखक के पिता का पढ़ाई लिखाई के बारे में रवैया बिल्कुल गलत था। वास्तव में लेखक का पिता अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे को नहीं पढ़ाना चाहता था। उसे पता था कि यदि उसका बेटा स्कूल जाने लगेगा तो उसे ऐश करने के लिए समय नहीं मिलेगा। उसने अपने आराम के लिए बेटे की पढ़ाई छुड़ाकर उसे काम पर लगा रखा था। इसलिए हमें दत्ताजी राव और लेखक का रवैया पढ़ाई के संबंध में बिल्कुल ठीक लगता है। साथ में आप एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि लेखक को बचपन में ही यह विश्वास हो गया था कि दिन पर दिन खेती से आमदनी कम होती जा रही है। जो आमदनी उसके बाबा के समय में थी वो अब दादा के समय में नहीं थी और अगली पीढ़ी में यह आमदनी और कम हो जाएगी। इसलिए पढ़ लिख करके नौकरी पाना चाहता था और ये नज़रिया सही था। अगला प्रश्न देखते हैं। दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़े तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? ये भी एक तरह से कल्पना आधारित प्रश्न है। तो आप इसका जो उत्तर है अपनी कल्पना से कुछ भी पॉइंट लिख सकते हैं जो आप सोच सकते हैं कि अगर झूठ नहीं बोलता लेखक तो आगे कहानी का में क्या मोड़ होता या कहानी का स्वरूप कैसा होता, ये आप अपनी कल्पना से लिख सकते हैं। फिर भी इसका उत्तर देखते हैं। दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि दोनों ने झूठ का सहारा नहीं लिया होता तो दत्ताजी राव उसके पिता पर दबाव नहीं दे पाते। लेखक पिता द्वारा दिए गए काम ही करता रहता, उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती, वह सारा जीवन खेती में ही लगा रहता। इस झूठ के बिना लेखक के पुनः स्कूल जाने और उसके प्रेरणादायक संघर्ष की कहानी भी हमारे सामने नहीं आ पाती। तो ये हो गए कुछ प्रमुख काल्पनिक बिंदु जो इस झूठ के न बोलने पर जो कहानी में नजर आती। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 5वीं कक्षा में दोबारा पढ़ने आए लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जूझ कहानी के आधार पर लिखिए। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप टिक कर लीजिए। ये बार बार पूछा जाता है। जब 5वीं कक्षा में दोबारा पढ़ने आया लेखक तो उसको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? हालांकि इस प्रश्न को दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है कि पाठ में लेखक ने अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए क्या क्या संघर्ष किया, या अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए लेखक को किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा। इन अलग अलग तरीकों से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको लेखक ने जो जो संघर्ष झेले उन संघर्षों को बताना है। अभी इस प्रश्न में केवल इतना पूछा जा रहा है कि जब वो 5वीं में पढ़ने आया तो किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा। अगर इसी प्रश्न को ये पूछा जाता है कि पाठ में
लेखक को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा, तो आप उन बातों का भी जिक्र करेंगे जो शर्तें लेखक के पिता ने उसके सामने रखी थी, जैसे खेत में काम करना, फिर खेत से ही स्कूल जाना, फिर उसके बाद भैंस चराना, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो स्कूल में गैरहाजिरी लगाकर घर में या खेती में काम करना। उन संघर्षों को भी लिखना है। लेकिन फिलहाल तो ये बता रहा है कि स्कूल में जब वो गया तो वहाँ पर क्या संघर्ष उसको झेलना पड़ा, तो उन्हीं का उल्लेख आप करेंगे। आइए देखते हैं उत्तर इसका। 5वीं कक्षा में दोबारा पढ़ने आए लेखक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जो लड़के चौथी पास करके कक्षा में आए थे, लेखक उनमें से गली के 2 लड़कों को छोड़ करके और किसी को नहीं जानता था। जिन लड़कों को वह कम अक्ल और अपने से छोटा समझता था, आज उन्हीं के साथ उसे बैठना पड़ रहा था। वह अपनी कक्षा में पुराना विद्यार्थी होकर भी अजनबी बनकर रह गया था। पुराने सहपाठी तो उसे सब तरह से जानते समझते थे, मगर नए लड़कों ने तो उसकी धोती, उसका गमछा, उसका थैला आदि सब चीज़ों का मजाक उड़ाना आरंभ कर दिया। उसके मन में यह दुख भी था कि इतनी कोशिश करके पढ़ने का अवसर मिला, लेकिन यहाँ सब कुछ उसके विपरीत था। उसके आत्मविश्वास को धक्का लगा और एक पल को वह सोचने लगा कि इससे अच्छा था अपना खेत में काम ही करना। तो इस तरह से ये पाठ के कुछ प्रश्न रहे। इन्हीं प्रश्नों को अलग अलग तरह से घुमा करके कई तरह से पूछा जा सकता है। अगर आपने पाठ को ठीक से पढ़ा है और ये जो मूल प्रश्न जो आपके पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं, इन मूल प्रश्नों को ठीक से आपने समझ लिया है। केवल प्रश्नों को रटना नहीं है, प्रश्नों को समझना है। और अगर किस प्रश्न के उत्तर में किन किन बिंदुओं पर, किन किन बातों पर आपको फोकस करना है, ये आपने ठीक से समझ लिया है, तो निश्चित रूप से इन प्रश्नों के आधार पर ही घुमा करके कुछ अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का भी उत्तर देने में आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे किसी और वीडियो में किसी नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।